हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच बंगाल विजय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बंगाल को जीतने के लिए अंग्रेजों को दो युद्ध करना पड़ा था। एक था प्लासी का युद्ध, एक था बक्सर का युद्ध। इस दोनों युद्ध को हम एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका आधार जानते हैं बंगाल के बारे में कि बंगाल आपको पता होगा। थोड़ा सा मुगल को याद कीजिए कि मुगल का सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो औरंगजेब था। और औरंगजेब की मृत्यु जो है आपका 1707 ईस्वी में हो चुका था। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद वाले मुगल को हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है बंगाल जो है 1707 के बाद ये जो है ये क्षेत्राधिकार के रूप में जो वहां के सूबेदार थे उसके अधीन में हो गया था ये बंगाल। और वह जो है बंगाल को आजाद करने में थे मुर्शिद कुली खां। ये क्या करते थे, सभी देखभाल बंगाल के सभी देखभाल अर्थात दीवानी या कोई भी चीज के बारे में निर्णय मुर्शिद कुली खां स्वयं करते थे। आपको बता दें थोड़ा सा बंगाल के बारे में, जो इसके पहले हम बंगाल विभाजन भी आपको बता चुके हैं। बंगाल उस समय जो है 1707 की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आपका अभी का बांग्लादेश, टोटल एक था जो बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो पूरे बंगाल पर अधिकार मुर्शिद कुली खां को हो गया था। लेकिन ये जो है मुगल के शासक को राजा मानता था और कुछ वहां टैक्स भी देते थे मुर्शिद कुली खां। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ के शासक बने थे आपका अलीवर्दी खां। दो छोटे छोटे शासक और बने थे, उनको अभी याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुर्शिद कुली खां के बाद बने थे अलीवर्दी खां, शासक बने थे। और अलीवर्दी खां एक योगी शासक के रूप में उभरे थे। और ये जो है 1740 में बने थे। 1740 के बाद 1756 तक ये शासक रहे। और अलीवर्दी खां के जो है बंगाल के जो शासक बन गए थे। और ये अलीवर्दी खां क्या किए कि 1740 में मुगल शासक को 2 करोड़ रुपया दे दिए। 2 करोड़ रुपया दे दिए और ये अपना अधिकार में बंगाल को ले लिए। और एक ही बार 1740 में ही ये सिर्फ 2 करोड़ रुपये मुगल शासक को दिए थे। और ये रहे थे टोटल 1756 तक। 1756 तक में इस 2 करोड़ के बाद एक भी बार मुगल शासक को ये जो है टैक्स नहीं दिए थे। उसके बाद में ये अलीवर्दी खां के जो है 3 पुत्रियां ही सिर्फ थी, ये पुत्र नहीं थे। तो इसके बाद शासक कौन बनेगा, तो इनके जो है तीन बेटियां थी, जिनका विवाह जो है एक ढाका में हुआ था, दूसरे को पूर्णिमा में हुआ था और तीसरे की पटना में हुआ था। इसकी सबसे छोटी बेटी थी पटना में। ये जो थोड़ा सा समझिएगा, अलीवर्दी खां के 3 बेटी, एक का नाम था घसीटी बेगम, एक का पूर्णिमा में हुआ था, एक का पूर्णिया का, एक का पटना में हुआ था। अब पटना की जो बेटी थी उसी का पुत्र था सिराजुद्दौला, जिसकी कहानी आज हम लोग करेंगे। सिराजुद्दौला यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो है सिराजुद्दौला शासक बन गया, अर्थात अलीवर्दी खां के ये नाती हुए सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है और इसी के द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग मिर्जाफर के बारे में पढ़ेंगे। उसका बक्सर का युद्ध मिर्जाफर के समय में होता है। यहाँ समझिए आपका कुछ बंगाल का कुछ भूमिका था। अब समझिए कि ये सिराजुद्दौला जब शासक बना, अब समझिए कि अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी। ये जो है तीसरी पटना वाली बेटी का पुत्र हुए। तो क्या अन्य जो थे ढाका का और पूर्णिया का, वो भी तो अधिकार चाहेगा। तो वो उसके साथ जैसे ही शासक बना, ज्यादा लाड़ प्यार अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला से चलता था और शासक इसे ही बना दिया गया था। और इसको जो है अपने आंतरिक विद्रोहों को भी सामना करना पड़ा था। एक इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम, इतिहास में चर्चा में रहता है। तो ये सिराजुद्दौला जो है अन्य सभी अपने
सगे संबंधियों से भी लड़ना था। और ये जो है अंत में 1756 में शासक बने थे बंगाल के। जब 1756 में शासक बने सिराजुद्दौला, तब तक में इतना दिन तक में इसका ये बंगाल एक बड़ा ही धनाढ्य प्रांत हुआ करता था और इस पर सभी का नजर था और अंग्रेज भी वहां पहुंचा हुआ था। अंग्रेज को भी लोभ लगा हुआ था कि बंगाल को कब हम अपने अधीन ला लें। इसी के बीच ये देखिए 1756 तक की कहानी है। 1707 के बाद के एक उत्तर मुगल कालीन शासक जिसका नाम है फर्रुखशियर ने क्या किया था कि 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मात्र 3000 रुपये वार्षिक टैक्स पर ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस तीन का जो है दीवानी दे दिया था। दीवानी वसूल करने का अधिकार दे दिया था। दीवानी मतलब टैक्स वसूली करना है, इन तीन राज्यों को, बंगाल को दे दिया था 1717 में। ये जो है मेग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और 1717 में जब फर्रुखशियर ने 3000 रुपये वार्षिक टैक्स पर जो है दीवानी का अधिकार दे दिया था, उसके बाद में ये जो है सिराजुद्दौला 1756 में शासक बना और इसका जो है दुरुपयोग करने लगा था कौन? आपका ये अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है इसका दुरुपयोग करने लगा। निजी व्यापार के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी व्यापारी थे, निजी व्यापार भी क्या करने लगे कि निजी व्यापार करने लगे, बिना टैक्स दिए हुए, नवाब को बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करने लगे थे, जबकि ये दिए थे कंपनी को, यानी कि एक समूह, कोई पर्सनल व्यक्ति को नहीं। तो उसका विरोध के लिए सिराजुद्दौला ने कुछ विरोध भी किए और इसके अलावे क्या करने लगे कि ये व्यापार था, ये व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे और ये क्या करने लगे कि बाहर से आइए यूरोपियों, जैसे फ्रांस हो गया, आपका अंग्रेज हो गया, ये क्या करने लगे कि बंगाल में आकर किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी का मतलब बाउंड्री डालने लगे कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये सिराजुद्दौला ये किलेबंदी करने से मना किए थे। तो फ्रांस भी कर रहा था किलाबंदी और आपका अंग्रेज भी कर रहा था। तो फ्रांस को जब मना किया तो फ्रांस ने मान गया, लेकिन अंग्रेज ने किलाबंदी करने से इनकार कर दिया। तो इसी के बीच क्या किया गया कि बंगाल में आपको पता होगा कि कोलकाता में एक फोर्ट विलियम किला था। वो फोर्ट विलियम किला पर क्या किए कि ये जो है आक्रमण कर दिए 20 जून 1756 को। और उसी दिन जब आक्रमण किए तो क्या हुआ कि सभी अंग्रेज सैनिक क्या किए थे, भाग गए थे। फुल्टा, ये क्या कहते हैं, एक टापू था फुल्टा टापू, है ना, वहां भाग गए थे। जबकि एक इंपॉर्टेंट घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। क्या किया गया कि वहां से सभी, जब अंग्रेज ये सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण किया तो वहां से सभी जो है भाग गए थे, जबकि 146 व्यक्ति कहा जाता है पकड़ा गया था। और 146 व्यक्ति को क्या कहा जाता है ऐसा कि ये जो है सिराजुद्दौला 14/18 के कमरे में इस 146 व्यक्ति को बंद कर दिया गया था। और बंद कर दिया गया था और इसे जो है कुछ घंटों के बाद जब इस कमरे को खोला गया तो मात्र इसमें से बचा था 23 व्यक्ति बचा था, जिसमें कि एक अंग्रेज अधिकारी था, हॉलवेल भी था। और इसी का कहा जाता है ये जो है उपज है। हालांकि इतिहास में ये विश्वसनीय ही नहीं लगता है कि इतना छोटा कमरा में 146 व्यक्ति रह सकता है, लेकिन ये हॉलवेल के अनुसार ऐसा ये कहा गया है। यानी कि 123 व्यक्ति की वहीं हत्या हो गई थी, जिसको हम लोग ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और यह घटना आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था 20 जून 1756 को। ये सूचना पता चला रॉबर्ट क्लाइव को कि अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने ऐसे कारनामा किया। फिर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव आपका चेन्नई में था
और वहाँ मद्रास, अभी का मद्रास, उस समय का मद्रास अभी चेन्नई, और वहाँ से क्या किए कि सभी बंगाल की ओर चलना शुरू किए सेना लेकर। अब बंगाल की ओर चलना शुरू किए और बंगाल के एक प्लासी नामक स्थान पर आमने सामने हो गए सिराजुद्दौला और फिर ये आपका रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों सामना हो गए, आमने सामने हो गए और एक युद्ध हुआ जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं 23 जून 1757 को। थोड़ा सा जाने कि BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज के द्वारा जो कंपनी बनाया गया था वो, उसको हम शॉर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC कह रहे हैं। तो देखेंगे कि BEIC का सैन्य नेतृत्व यानी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ये आपका मद्रास में था। ये घटना, ब्लैक होल की घटना सुना था, तो फिर ये प्लासी की ओर चल पड़ा। और बंगाल के नवाब थे उस समय का सिराजुद्दौला, जिसका नेतृत्व किया गया था, सैन्य नेतृत्व मुख्य रूप से था मीर जाफर के रूप में। इसके सहयोगी थे लतीफ खां, राजा दुर्लभ राय, जो कि ये सब एकदम धोखेबाज था, गद्दार था, अपने देश के देशद्रोह था, अपने देश के प्रति इन्होंने क्या किया, गद्दारी किया। इसलिए मीर जाफर को अभी बताएंगे, मीर जाफर को जो है रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली कहा जाता है मीर जाफर को। मीर जाफर ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के साथ ये तीनों मिलकर क्या किए कि सिराजुद्दौला के गद्दारी किए और रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक गुप्त संधियां कर लिया। और ये जो है मीर जाफर को कहा गया था कि अगर हमारी जीत हुई तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ये सब ये धोखेबाजी और गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार हुई, जबकि रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गया। लेकिन इनके गद्दारी के बाद भी ये दो नाम पूछा जाता है कभी कभी कि वह कौन से प्लासी के युद्ध में वह कौन से सेना था जो कि अंग्रेजों का विरोध करते हुए, अंग्रेजों के विरोध में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गया था, वफादारी के साथ एकदम ये सिराजुद्दौला का सहयोग करते हुए। वह दो सैनिक सेना था मीर मदान और मोहनलाल। ये गद्दारी नहीं किया था, ये एकदम टिक गया था, लेकिन ये सब गद्दार था। तो ये कहानी थी प्लासी का युद्ध का, जो कि गद्दारी से भरा हुआ था। इसमें जो है षड्यंत्र रचा गया था, रॉबर्ट क्लाइव एकदम दगेबाजी काम किया था, और उससे ज्यादा दगाबाजी तो मीर जाफर ने किया था, जो कि अपने देश को ही अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। बंगाल ही नहीं बल्कि देश कहा जाए, क्योंकि उस समय का बहुत ही धनाढ्य और शक्तिशाली प्रांत बंगाल था। ये कुछ बंगाल का प्लासी का युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बक्सर का युद्ध के बारे में। ये प्लासी के युद्ध के बारे में के बाद क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मीर जाफर को बना दिया गया 1757 में, इसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। और बंगाल का नवाब बना दिया गया और ये 1757 से 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब बना रहा। 1760 तक में क्या हुआ था कि 1757 से 1760 ईस्वी में क्या किया गया था कि सभी शक्तियां, सभी रुपये पैसे से संबंधित कार्य जो है अंग्रेज स्वयं करता था, जबकि कोई विकास का काम करना रहता था तो मीर जाफर को सौंप देता था। सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है तो मीर जाफर बनाएगा, नहीं तो इसके प्रति विद्रोह होगा। तो ऐसा होने के कारण ये जो है तंग हो चुके थे और इसके पुत्र का भी मृत्यु हो चुका था और यह नीरस हो गया था। इसके पुत्र का, मीर जाफर के पुत्र एक था, इसी के बीच में इसकी पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मीर जाफर नीरस हो गया था। और अंततः फिर एक शासक या नवाब उभरता है, मीर जाफर का दामाद
जिसका नाम है मीर कासिम। ये क्या किए कि अंग्रेजों से गुफ्तगू किए और कहें कि अगर हमें नवाब बना दीजिएगा तो हम मीर जाफर से ज्यादा आपको सुविधा देंगे। ये मीर कासिम कहा। बोला अच्छा है। तो फिर अंततः 1760 ईस्वी में मीर कासिम को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब समझेंगे, जब बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया तो मीर कासिम मीर जाफर के तुलना में एक योग्य शासक था। शक्तिशाली कैसे बनता, पहले से ही तो खोखला था, लेकिन एक योगी शासक था। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हम आपको बताना भूल गए हैं कि बंगाल की पहली राजधानी थी ढाका। थोड़ा सा समझिएगा ये टर्म को। बंगाल की पहली राजधानी थी ढाका, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी अभी है। उसके बाद में मुर्शिद कुली खां जब शासक बना था तो इसका जो है मुर्शिद कुली खां से याद रखिएगा, ये राजधानी ले आया था मुर्शिदाबाद। और जब मीर कासिम ने शासक बना तब इसका राजधानी बना दिया गया मुंगेर। बिहार में पड़ता है मुंगेर। तो बंगाल की 3 राजधानी परिवर्तन हुआ। पहले तो था बंगाल की राजधानी ढाका, उसके बाद में जब मुर्शिद कुली खां आया तो इन्होंने बना दिया मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के बाद जब मीर कासिम को बनाया गया तो अंग्रेजों के चापलूसी से बचने के लिए, अंग्रेजों को प्रतिदिन उसके दरबार में आने से बचने के लिए इन्होंने वहां से दूर बिहार में मुंगेर है, जो कि मुंगेर में इसकी राजधानी, बंगाल की राजधानी बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किस नवाब के शासनकाल में लाया गया था, तो मीर कासिम। क्या हुए कि मीर कासिम ये तो बंगाल परिवर्तन किए, इसके बाद में इन्होंने और कुछ कार्य किए। जैसा कि आपको पता होगा कि फारूक सियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया था कि 3000 रुपये वार्षिक टैक्स हमको दे दो, फारूक सियर को, और दीवानी का वसूली तुम करो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। और जबकि भारतीयों से क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो मीर कासिम ने सोचा कि क्यों ना हम ये एकाधिकार को समाप्त कर दें, और ये जो है अंग्रेज से कहने लगे कि आप भी 9% का टैक्स दीजिए। तो अंग्रेजों को इसके बात पर कान में जू भी नहीं, मतलब इनके बातों को कुछ समझा नहीं। तब क्या किए, मीर कासिम ने कहा चलिए कोई बात नहीं। जब इन्हें कहा गया था 9% टैक्स आपको भी देना पड़ेगा, अंग्रेज को भी, लेकिन अंग्रेज ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और उसे टैक्स भी नहीं देता था। फिर क्या हुआ कि मीर कासिम ने सोचा क्यों ना हम भारतीयों को टैक्स फ्री कर दें, भारतीय से टैक्स नहीं लेंगे, भारतीय व्यापारी से भी। अब सोचिए ये क्या किए कि मीर कासिम पहले तो राजधानी परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए, उसके बाद में भारतीयों के व्यापारी टैक्स को भी समाप्त कर दिए। और इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा सुन लीजिए कि मुंगेर में जब आए तो इन्होंने बंदूक की फैक्ट्रियां खोली, बंदूक की फैक्ट्री लगाए थे, है ना। बंदूक की फैक्ट्री भी मीर कासिम ने सबसे पहले मुंगेर में लगाया था। तो ये सब कारनामा से क्या हुआ कि अंग्रेज को ईर्ष्या आने लगा, अंग्रेज को डर लगने लगा कि कहीं ये जो है मीर कासिम एक अव्वल शासक के रूप में साबित ना हो जाए, ये तो हमसे बड़ा दगाबाजी करने लगा। अब समझिए मेरा भी फ्री बिक रहा है, उसका भी फ्री बिक रहा है, तो फिर मेरा कोई वैल्यू रहेगा। अब पहले हमारा फ्री, उसका पैसा लग रहा था, तो हमारा वैल्यू है ना, समझ रहे हैं ना, ज्यादा होगा। तो इस ढंग से दोनों को बराबरी के लिए भारतीयों से टैक्स लेना बंद कर दिए गए थे। ये सब कारनामे से अंग्रेज जो है मीर कासिम से क्षुब्ध हो गए थे और मीर कासिम को इसी के बीच फिर से पद से हटा दिया गया और 1763 में हटाया गया। और 1763 में फिर ये क्लाइव के गधा मीर जाफर को फिर से क्या किया गया, शासक बना गया 1763 ईस्वी में। अब समझते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। जब इसे मीर कासिम को ये हटा दिया गया था गद्दी पर से, नवाब की गद्दी पर से अंग्रेजों के द्वारा, तो ये क्या किए कि भागते भागते एक अन्य प्रांत, अव्वल प्रांत ही था, अवध पहुंच गए। और अवध के नवाब का नाम था शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब का नाम था शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला के पास मीर कासिम गए और वहां पर ही बैठे हुए थे मुगल शासक शाह आलम दूती।
शाह आलम दूती, वहां पर ही बैठे थे अवध के नवाब के पास, और अब के बार पहुंच गए थे कौन, मीर कासिम। तो ये तीनों के बीच त्रिगुट संधियां हुई, त्रिगुट समझौता हुआ कि तीनों मिलकर चलेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और उसे खदेड़ के भगा देंगे। तो देखेंगे ये जो है लड़ाई बिहार के बक्सर में हुआ था, पटना के पास ही है लाग पास, जो 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। तो यहां समझिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इस समय प्लासी के युद्ध में सैन्य नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बक्सर के युद्ध के सैन्य नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये पूछता है क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में सैन्य नेतृत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बक्सर के युद्ध में सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। ये समझिए सिर्फ ये इतना ही, ये एक सेनापति था और एक कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी, जबकि भारत के अंतर्गत मीर कासिम त्रिगुट संयुक्त सेना था, उसको हरा दिया। समझिएगा मीर कासिम था जो कि बंगाल का नवाब था, है नहीं, ये नवाब अभी है कौन, मीर जाफर, और ये जो है बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती जो कि मुगल बादशाह थे। ये तीनों के सेना को ये हेक्टर मुनरो की सेना ने क्या किए, हरा दिया, संयुक्त सेना को हरा दिया। अब समझिए कि ये तो दगाबाजी के साथ प्लासी का युद्ध जीता गया था, लेकिन ये एकदम आमने सामने होकर तीनों सेनाओं को एक साथ हरा दिया, जो कि बक्सर का युद्ध कहलाया। और इस बक्सर के युद्ध ने निर्णय कर लिया था कि अब अंग्रेज भारत से भागने वाला नहीं है। इस प्रकार बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का हुआ और मीर कासिम भागते भागते दिल्ली की ओर गई, और वहां जो है मीर जाफर उस वहीं पर 1777 के आसपास मीर कासिम की मृत्यु हो गई थी, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती से इलाहाबाद की संधि के तहत इसे रिहा कर दिया गया था। अभी समझते हैं इलाहाबाद की संधि, थोड़ा सा समझ लीजिए। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। पहली संधि हुई थी, दो संधियां हुई थी इसके अंतर्गत। पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को मुगल के साथ। दूसरी संधि हुई थी 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 में अवध के शासक शुजाउद्दौला के साथ। ये जो है ये दोनों संधियों के तहत इन दोनों से जुर्माना जो है दिलवाया गया था अंग्रेज को कि तुम लोग जो है बेफालतू में काहे चलाया था लड़ाई करने के लिए। शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती, हमको दुश्मनी था मीर कासिम से, तो शुजाउद्दौला से भी 50 लाख रुपया जुर्माना लिया था, जबकि मुगल शासक के द्वारा पूर्ववत ये जो आदेश पूर्वक शेयर किया था उसे पूर्ण रूप से फिर से विधिवत पहले ही वाला ही राज पूर्ण रूप से सौंप दिया गया था। तो ये थी आपकी कुछ बंगाल विजय के बारे में। छोटे छोटे और प्रांत हैं, मैसूर है, पंजाब है, सबको जीत लेता है। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।